हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 30 जनवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर एक बहुत ही दुखद खबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि बहुत सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। एंड कल थी मौनी अमावस्या। ये अपने आप एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। अब इस मौके के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अब ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा टाइम पहले ही क्या हुआ, बहुत सारे लोग अचानक इकट्ठा हो गए यहाँ पे। एंड जिस वजह से एक बैरिकेड भी यहाँ पे कोलैप्स होता हुआ देखने को मिला। इस कोलैप्स के बाद देखा गया कि अचानक लोगों में भगदड़ मच गई, उनको पता नहीं था कि किस साइड जाना है। कुछ लोगों ने अपने सर के ऊपर अलग अलग सामान भी बांध रखा था, राइट। तो जिस वजह से बहुत ज्यादा भगदड़ होने की वजह से 30 लोगों की डेथ होने की एंड 60 लोग इंजर्ड होने की हमें यहाँ पे खबर देखने को मिल रही है। देखो, जो यूपी सरकार है उसके द्वारा 3 मेंबर जुडिशियल पैनल भी यहाँ पे बनाया गया है, ताकि देख पाए इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को प्रोब कर पाए। और साथ ही साथ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस मौके के ऊपर अपना जो शोक था वो प्रकट किया है। देखो, ये बहुत ही अपने आप में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। डेफिनेटली ऐसी चीजें अवॉइडेबल होती हैं, तो क्राउड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर चीजें हम बेहतर करके इन लोगों की डेफिनेटली जान बचाई जा सकती थी। दोस्तों, डेट है आज की 30 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। एंड जो हमें पहला टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है एसर 2024 के बारे में। इट स्टैंड्स फॉर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024। अभी रिसेंटली इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। थोड़ा समझेंगे पहली बात तो कि ये सर्वे क्या है, फिर इस सर्वे में क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं, हम उनको भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर पता क्या होता है, जैसे बता रहा ना एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, तो ये बताता है कि 3 साल से लेकर 16 साल तक के जो हमारे बच्चे होते हैं ना, उनमें एजुकेशन का क्या स्टेटस है, क्या उनका स्तर है। तो इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखना कि ये एक हाउस होल्ड बेस्ड सर्वे है, ना कि स्कूल बेस्ड। तो स्कूल में जाके नहीं, ये एक हाउस होल्ड को चयनित करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेटर से इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ठीक है। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना ये रैंडमली 30 विलेजेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड हर विलेज से ये 20 घरों को चयनित करेंगे। तो आप नोटिस कर पाओगे, एक डिस्ट्रिक्ट में 30 विलेजेस चूज किए एंड 20 हाउस होल्ड, तो टोटल 600 घर यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखेंगे। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स देखे। तो इंडिया में लगभग इन्होंने 3 लाख घरों को, 3 लाख हाउस होल्ड को यहाँ पर उनका सर्वे किया। उस बेसिस के ऊपर हमारे पास ये डेटा आया है, ठीक है। कौन से एज ग्रुप? एज 3 से लेकर 16, ठीक है, 3 से लेकर 16 साल वाले। उनमें भी आप नोटिस कर पाओगे, उनमें भी कैटेगरीज क्या थी। 3 से 5 तक प्री प्राइमरी, फिर 6 से 14 तक एलिमेंट्री, एंड फिर 15 और 16 साल वाले ये होते हैं आपके ओल्डर चिल्ड्रन। ये जो सर्वे करवाया जाता है ये आपका एसर सेंटर और साथ साथ जो आपका जो एनजीओ प्रथम नेटवर्क है ना, ये यहाँ पर करवाते हैं। एंड आप नोटिस कर पाओगे इसके लगभग 30,000 जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने अपना यहाँ पर काम किया। और इस तरह से ये जो सर्वे होता है ये हर साल आता है। सो दिस इज एन एनुअल सर्वे, जो कि बच्चों की स्कूलिंग और उनका लर्निंग लेवल क्या है उसके बारे में हमें एक आइडिया मिलता है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर इस बार क्या पता लगा। देखो यार, इस बार ना आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर ना फैक्ट ना इन्फोग्राफिक भी यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पर ना बताया गया, ये डेटा पता क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि क्लास 3 के ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो क्लास 2 के क्वेश्चंस या उनको उनको रीड कर पाते हैं, उनकी टेक्स्ट बुक्स को। तो आप नोटिस कर पाओगे कि सिर्फ 23% बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 3 में पढ़ रहे हैं, थर्ड स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, पर उनको क्लास 2 की बुक्स पढ़ना आता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सर, 76.6% बच्चे क्लास 3 में जा तो चुके हैं, पर उनको क्लास 2 की बुक्स ही नहीं पढ़ पा रहे। हाँ जी, यही मतलब है इसका। उसी तरह से अगर मान लो कोई 5वीं क्लास के बच्चे को हम उठाएं और उससे पूछे भाई क्लास 2 की बुक कोई पढ़ के बताए, तो 44% बच्चे ही उसको पढ़ पाएंगे। लगभग 55 to 56% ऐसे बच्चे होंगे जो 5वीं क्लास में है तो सही, पर वो क्लास 2 की एक टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ पा रहे। तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब कि लर्निंग आउटकम्स हमारे काफी खराब है। यानी कि बच्चे अगली क्लास में चले तो जाते हैं, पर उनको उनकी पिछले क्लासेस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे। दैट मीन्स व्हाट, हमारे लर्निंग आउटकम्स थोड़े पुअर हैं। हालांकि अच्छी बात पता क्या है, अच्छी बात यह है कि लर्निंग आउटकम्स में हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जैसे अगर आप प्री कोविड लेवल से आप कंपैरिजन करो ना, 2018 के साथ कंपैरिजन करो, 2018 में ये नंबर 20.9% था, आज ये नंबर इंप्रूव होकर 23.4 हो चुका है। तो यानी कि हमारे लर्निंग आउटकम्स पहले के मुकाबले थोड़े बढ़िया हो रहे हैं। सेम चीज आपकी क्लास 5 लेवल के लिए है। तो ये तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की बात होगी। ऑन द अदर हैंड दोस्तों, अगर हम बात करें ना
अगर मैथ्स प्रॉब्लम वगैरह की बात करें तो वहां पर हमने थोड़ा और इंप्रूवमेंट दिखाई है। बेसिकली आपके जो बेसिक न्यूमेरिक्स स्किल्स है ना, उसमें इंप्रूवमेंट आई है। जैसे 2018 में क्या हो रहा था कि ये नंबर 27.9% था, अब ये नंबर इंप्रूव होकर 30.7 हो चुका है। पर इसका मतलब क्या है? देखो एक्चुअल में पता क्या है, एक क्लास 5 के बच्चे को ना क्या क्या आना चाहिए उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो नंबर्स को पहचान पाए, वो 2 डिजिट के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर पाए, जिसमें बोरो वाला भी लेते हैं ना, आप जो कैरी लेते हो वो सब चीजें। इसके अलावा आप जो 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर पाओ, ये एक 5वीं क्लास के बच्चे को आना चाहिए। ठीक है। पर आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग 30.7% इतने प्रतिशत बच्चे ही ये इस तरह की डिवीजन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी कि 70% अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले के मुकाबले तो सर हमने इंप्रूवमेंट करा है, बट डेफिनेटली हमें ये नंबर और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि देश में लर्निंग आउटकम्स बढ़े एंड इससे कहीं ना कहीं हमारा जो देश में एजुकेशन का लेवल है वो और बढ़ पाए। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल में जो एनरोलमेंट रेशो है, या जो ओवरऑल एनरोलमेंट है 6 से 14 साल के बच्चों का, वो इम्प्रूव हुआ है। पहले ये 65.6% था, अब ये बढ़ के आपका 72.9% आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जैसे आप नोटिस कर पाओगे कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका इंक्रीज 10 परसेंटेज पॉइंट्स का था। जैसे हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इवन यूपी की बात करना, यूपी ने तो 15% का इंक्रीज दिखाया है। पहले ये नंबर इनका केवल और केवल 12.3% था, बहुत ही खराब था। पर अब ये नंबर 15% से भी ज्यादा इंक्रीज होके 27.9% हो गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें डिजिटल लिटरेसी की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग 90% ऐसे टीनेजर्स हैं 14 से 16 साल के बीच में, जिनके पास स्मार्टफोन्स का एक्सेस है, या तो खुद अपना है या फिर कहीं ना कहीं घर में उनके पास एक्सेस हो जाता है। अब नोटिस करना, लगभग 3/4 लगभग 76% बच्चे ऐसे हैं 15 से 16 साल के एज ग्रुप के, जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के लिए। 57% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन के लिए यहाँ पे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिजिटल डेटा भी यहाँ पे इन्होंने बताया। प्लस एट द सेम टाइम एसर ने ये भी बताया कि किस तरह से जो लड़के हैं ना, जो बॉयज हैं, उनको ना मोबाइल के अंदर अपने सेफ्टी फीचर्स का पता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भी देखते हो ना, जैसे आपकी इंस्टा प्रोफाइल होगी या फेसबुक प्रोफाइल होगी, तो कैसे अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट करना है, कैसे पासवर्ड चेंज करना है, कैसे किसी बंदे को अगर कोई गलत मैसेज भेज रहा है उसको ब्लॉक वगैरह करना है। या इवन टेलीग्राम के ऊपर भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो बॉयज वर मोर अवेयर एज कम्पेयर टू आपकी गर्ल्स। आप नोटिस कर पाओगे कि ये नंबर बॉयज के लिए ज्यादा था, तो बॉयज की ज्यादा अवेयर है रिगार्डिंग द प्रिवेसी एंड द सिक्योरिटी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस है अब वो इंदौर में भी आ रहा है। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पर इसका जो सेमिनार है एंड इसका जो सेंटर लॉन्च इवेंट है, वो होने जा रहा है 1 फरवरी को शाम 4 बजे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसके रिगार्डिंग लिंक डाल दिया है, वहां पर जाकर आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं एंड इस बहुत ही औसम सेमिनार का पार्ट बन सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर हमारी टीम यहाँ पर सारे यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी कोर्सेज का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगला दोस्तों हमें जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो डीप सीक के बारे में है। आई एम वेरी श्योर आपने अभी तक इसका नाम सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा चैट जीपीटी का, आप में से काफी बच्चे इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। आपने जेमिनाई का नाम सुना होगा, है ना। अब चैट जीपीटी जैसे ओपन एआई हो गया, गूगल हो गया, है ना, इनके द्वारा जेमिनाई हो गया, ये सब यहाँ पे इनके द्वारा बनाए गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये तो यार ऐसा बताया जा रहा था कि एआई की फील्ड के अंदर ना यूएस से काफी अच्छा काम कर रहा है, ये तो बहुत ही आगे बढ़ गया यूएस से, बाकी देश पीछे छूट गए हैं। पर यहाँ पर चाइना ने एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा कह लो कि बम फोड़ दिया है कि चाइना के इस बम की वजह से यूएसए सोचने में मजबूर हो गया कि आखिर ये हो क्या गया। कोई बम मतलब वो नहीं है कि सच में बम फोड़ा है। दरअसल में एक आप नोटिस कर पाओगे, एक डीप सीक नाम का एक फ्री एआई पावर्ड चैटबॉट आपको देखने को मिल जाएगा, जो चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है। अब डीप सीक को फाउंड किया गया था लियांग वेनफेंग के द्वारा, जो कि एक चाइनीज बेस्ड सोशल एंटरप्रेन्योर है एंड इनका जो स्टार्टअप है वो चाइना बेस्ड है। यानी कि पता क्या हुआ है कि चाइना ने, मतलब चाइना के एक स्टार्टअप कंपनी ने पता क्या किया, बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर चैट जीपीटी से भी बेहतर आपका बना दिया है जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। ये करा है यहाँ पर चाइना के द्वारा। एंड आप नोटिस कर पाओगे इसकी जो कॉस्ट है ना, वो केवल और केवल $6 मिलियन के आसपास है। अगर आप नोटिस कर पाओगे चैट जीपीटी 4 की वो $100 मिलियन के आसपास है। तो आप नोटिस कर पाओगे कि 15 से 20 गुना उसकी कॉस्ट ज्यादा लगी है चैट जीपीटी को बनाने में। इसको इतनी कम कॉस्ट के अंदर डीप सीक को यहाँ पे बना दिया गया कि पूरी दुनिया यहाँ पर सोच में पड़ेगी कि ऐसा कैसे हो गया। और भी सोच में पड़ने का कारण पता क्या है, कि डीप सीक ने क्या किया था, जो एनवीडिया कंपनी है ना, उसके लगभग 2000
H800 चिप्स को यहाँ पे यूज किया था। एंड उसके बाद पता क्या हुआ, यूएसए ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया कि यार ये एआई चिप्स हम ना चाइना को नहीं देंगे, उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अब यूएसए को लगा कि ऐसा करने से चाइना पीछे हट जाएगा, चाइना के पास तो चिप्स ही नहीं है। पर चाइना ने क्या किया, चाइना ने खुद अपने इसके ऑल्टरनेटिव देख लिए कि आप अब हमें अच्छी स्ट्रॉन्ग एआई चिप्स नहीं दोगे, कोई बात नहीं, हम उनको या तो खुद डेवलप कर लेंगे या कहीं और से मैनेज कर लेंगे। तो चाइना ने एक तरह से कहते हैं ना आपदा में अवसर ढूंढा है। इस तरह से करके चाइना ने इंश्योर ये किया कि हाई परफॉर्मेंस चिप्स और कुछ अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स के माध्यम से बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर ये आपका चैट जीपीटी 4 का एक ऑल्टरनेटिव बना दिया है। हालांकि देखो एक बात और भी है, यहाँ पर ये चाइना का जो डीप सीक है ना, इसमें चाइना की जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी भी झलक देखने को मिल जाती है। वो कैसे सर? देखो अगर आप जैसे चैट जीपीटी से पूछते हो कि यार अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, तो बहुत आराम से वो बताएगा कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है, सब बता देगा चैट जीपीटी। पर अगर आप यही सवाल आप डीप सीक से पूछोगे ना, तो यहाँ पर वो कुछ ज्यादा आंसर नहीं करता। आप उससे पूछोगे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, वो भी आंसर नहीं करता। देखो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो tiananmen स्क्वायर को एक तरह से छुपाने की कोशिश करती है कि लोगों को ना पता लगे कि क्या हुआ था वहां पे 1989 के अंदर। तो जब ये सवाल पूछा गया आपके इससे डीप सीक से, तो वहां पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि जो लाइन या जो स्टैंड चाइना की सरकार का है ना, वही स्टैंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको डीप सीक का भी देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी कंसर्निंग बात हो जाती है कि जब आप इस तरह से डेवलप करते हो। बाकी इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो इंक्रीमेंटली रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे रीजनिंग मॉडल R1 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप अंडरस्टैंड कर पाओगे डीप सीक आपका नए रिलीज जैसे डीप सीक V3 हो गया, डीप सीक R1 है, ये ओपन सोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी काफी स्ट्रॉन्ग आपको परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इनफैक्ट ना यहाँ इसकी वजह से क्या हुआ, जो यूएसए की टेक कंपनीज हैं, जैसे आपका एनवीडिया हो गया, मेटा हो गया, अब आगे जाके इनका फ्यूचर क्या है उसके बारे में भी काफी हद तक क्वेश्चन मार्क्स उठ गए हैं, क्योंकि चाइना ने एक ऐसी चीज डेवलप कर दी है जो यूएसए को काफी पीछे छोड़ सकती है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हो कि यूएसए और चाइना के बीच में बहुत ही भयंकर जंग चल चुकी है, और ये जंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस, आखिर कौन जीतेगा। कंसर्निंग बात मेरे लिए पता क्या है, कंसर्निंग बात ये है कि इंडिया का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम बात ही नहीं कर पा रहे इस चीज की, मतलब हम बात कर रहे हैं कि यूएस चाइना आगे निकल गए, आगे निकल गए, पर हमारे एआई मॉडल्स कहाँ पे हैं? बहुत हम लोग कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि इंडिया के भी काफी सारे मॉडल्स इस तरह से आएंगे, या इंडिया भी एआई की फील्ड में और आगे करेगा। दिस इज समथिंग दैट वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट, राइट। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पेरिस एआई एक्शन समिट। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर आप प्रीलिम बूस्टर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो ना, तो मैंने आपको एक बार ब्लेचली डेक्लेरेशन के बारे में समझाया था। ब्लेचली डेक्लेरेशन एक्चुअली में ना, ये जो वर्ड आया ब्लेचली, ये वर्ड आया है कहाँ से सर? ये वर्ड आया है यहाँ से। ये क्या है? ये है आपका ब्लेचली पार्क। एंड व्हाट इज ब्लेचली पार्क? देखो ब्लेचली पार्क ना दरअसल में वही एरिया था या वही जगह है जहां पर आप नोटिस कर पाओगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर 2, उस समय जब कोड जो था, जो कोड को ब्रेक किया गया था, वो यहीं पर किया गया था आपके ब्लेचली पार्क के अंदर। तो इसलिए ब्लेचली पार्क यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस आपको देखने को मिल जाती है। अब हुआ दरअसल में क्या था, जब हम बात करते हैं ना 2023 के एंड में, 2023 दिसंबर में क्या होता है, यहाँ पर 2023 में एक ब्लेचली पार्क डेक्लेरेशन होती है। इसमें क्या होता है, यूके इस डेक्लेरेशन को होस्ट करता है, इस समिट को होस्ट करता है, जहां पर आपको लगभग 28 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें चाइना भी था डेफिनेटली। अब इसमें क्या हुआ, इस पर्टिकुलर डेक्लेरेशन में क्या डिस्कस हुआ? इसमें बात यही हुई कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अच्छी बात है, पर साथ ही साथ राइट्स, हमारे जो ह्यूमन राइट्स है वो सेफ गार्ड होने चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली सिंपल अगर मैं बात कहूं, तो रिस्पॉन्सिबल एआई का हमें डेवलपमेंट करना है। ये यहाँ पर फोकस था किसका? ब्लेचली डेक्लेरेशन का। ये यूके के अंदर हुआ 2023 में। फिर 2024 में हमें एक और समिट देखने को मिलता है, सियोल समिट। सियोल समिट कहाँ पे हुआ सर? ये हुआ हमारे, सियोल कहाँ पे है आपका? साउथ कोरिया के अंदर ना। तो साउथ कोरिया के अंदर आपको ये एआई सियोल समिट हमें देखने को मिला पिछले साल 2024 के अंदर। यहाँ पर भी बात यही हुई कि एआई का कैसे इस्तेमाल होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या रिस्क हैं, वो सब डिस्कस हुआ। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है सर? अब हम आ चुके हैं 2025 के अंदर, बिल्कुल। तो 2025 के अंदर क्या होगा, यहाँ पर 10 से 11 फरवरी के बीच में पेरिस एआई एक्शन समिट होगा। अब पेरिस तो आपको पता ही है फ्रांस के अंदर है, तो फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन जी, वो यहाँ पर इसको होस्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि इसको को होस्ट कौन करने जा रहा है, या को चेयर कौन करेगा? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इसको को चेयर करेंगे। तो क्या होगा इस पर्टिकुलर समिट के अंदर? देखो पहली बात तो यही है कि इंश्योर ये करना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना,
वो सोसाइटी को बेनिफिट करे। इसके लिए क्या करना होगा, इनोवेशन को रेगुलेशन के साथ बैलेंस करना होगा। इसके अलावा ना आप नोटिस करोगे आज के समय के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेज़न, मेटा, ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है इन द फील्ड ऑफ फाउंडेशनल एआई मॉडल्स। तो इनकी डोमिनेंस को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं कि कुछ एक प्लेयर्स तक ही कंसंट्रेटेड ना रहे और भी कहीं न कहीं छोटी-छोटी कंपनीज़ तक भी पहुँचे। बाकी जैसे पिछले सालों के अंदर हमने जो काम किया था, उसके ऊपर हम और बेहतर काम करेंगे। ग्लोबल एआई कॉम्पिटिशन जो चल रहा है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जैसे ईयू का जो स्टैंस था, यूके की लाइट टच अप्रोच है, यूएस चाइना मॉडल्स, इनको भी इवैल्यूएट किया जाएगा कि कौन-सा मॉडल सबसे बढ़िया है। क्या हमें एआई को बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने की ज़रूरत है या फिर बहुत ही हल्का रेगुलेशन करें? तो क्या करना है? मतलब उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो जो भी चाइना ने किया है, डीपसीक का लॉन्च हो गया या यूएसए ने भी $500 बिलियन एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, अब उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो पेरिस एआई एक्शन समिट के अंदर डिस्कस करी जाएँगी। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी। दोस्तों अभी लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो थोड़ा-सा इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। फैक्चुअल चीज़ें ही हैं बट क्विकली इसको अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करेंगे। इनको दरअसल में पंजाब केसरी या लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ-साथ आप नोटिस कर पाओगे कि हिंदुइज़्म के अंदर इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ था एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किया इन्होंने इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज़ वेल एज़ अगर हम बात करें नेशनलिज़्म की भावना आपका बताने के लिए। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इनका जो जन्म हुआ वो पंजाब फिरोजपुर के अंदर आपको देखने को मिलता है। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में यहाँ पे लॉ को स्टडी किया एंड ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हुए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी से एंड जिस वजह से इन्होंने आर्य समाज भी यहाँ पर जॉइन किया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर इन्होंने डेफिनिटली बहुत ही बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इनफैक्ट आप लोग जानते भी होंगे, आप लोगों ने सुना होगा ना एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के बारे में, लाल बाल पाल के बारे में, है ना? तो लाल की जब मैं बात कर रहा हूँ दरअसल में वो लाला लाजपत राय की बात होती है। बाल जो थे वो आपका बाल गंगाधर तिलक एंड जो पाल थे वो बिपिन चंद्र पाल आपको देखने को मिल जाते हैं। खासकर अगर हम बात करें ना जो सूरत सेशन हुआ, तो सूरत स्प्लिट आप डेफिनिटली पढ़ते हो। उसमें एक बड़ा मतलब कंसर्न यही था कि एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के जो पॉइंट्स थे उनको नहीं सुना जा रहा था। तो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन को काफ़ी हद तक इन्होंने सपोर्ट किया। 1907 के अंदर इनको अरेस्ट किया जाता है जिसके बाद इनको मांडले जेल भेजा जाता है। बट रिलीज़ के बाद उन्होंने अपने काम जो थे वो जारी रखे। 1920 के सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट बनते हैं, जहाँ पर एनसीएम नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा 1905 का जो स्वदेशी मूवमेंट था, उसको भी यहाँ पे इन्होंने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया। ये बात करते थे कि लोकली मेड प्रोडक्ट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। 1920 का जो एनसीएम मूवमेंट होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा। इसके साथ ही साथ सोशल कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो अनटचेबिलिटी अगेंस्ट यहाँ पे इन्होंने फाइट किया। हिंदू रिलीफ मूवमेंट 1897 उसको एस्टैब्लिश किया ताकि जो भी फेमाइन से अफेक्टेड लोग थे उनको यहाँ पे मदद कर पाएँ। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी 1921 को भी इन्होंने फाउंड किया एंड उसके लिए यहाँ पे डेफिनिटली काम किया। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आप यहाँ पे नोटिस कर लो, जैसे यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडियाज़ विल टू फ्रीडम और साथ ही साथ आपका मैसेज ऑफ भगवद गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द डिप्रेस्ड क्लासेस, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रैवलॉग जो ट्रैवल किया था इन्होंने, उसको भी यहाँ पर इन्होंने एक उनकी भी बुक यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही इनके जो इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशंस थे, उनको अगर आप नोटिस करोगे तो एक तो हो गया आपका हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस हो गया एंड साथ ही साथ अगर हम नोटिस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पंजाब नेशनल बैंक को भी यहाँ पे इनके द्वारा फाउंड किया गया। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे इसके साथ ही साथ आपका जो होम रूल लीग थी अमेरिका की, वो भी यहाँ पे इनके द्वारा एस्टैब्लिश करी गई। 1928 के अंदर देखो जब साइमन कमीशन आता है भारत में, अब उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, जिस वजह से भारतीयों ने इसका पुरज़ोर यहाँ पे विरोध किया। तो एक साइलेंट प्रोटेस्ट था लाहौर के अंदर जो आपका हो रहा था इनके अगेंस्ट में, तो वहाँ पर जेम्स स्कॉट के ऑर्डर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उन लाठीचार्ज की वजह से ही आप नोटिस कर पाते हो कुछ वीक्स के बाद यहाँ पर लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। अब इनकी जो डेथ का बदला था वो भगत सिंह जी और उनके जो ग्रुप था उन्होंने सबने मिलकर लिया। कोशिश वो कर रहे थे जेम्स स्कॉट को मारने की, पर स्कॉट की जगह जो सॉन्डर्स था उसको यहाँ पर उन्होंने मारकर इसका बदला लेने की यहाँ पे कोशिश करी। तो ये कुछ बातें थी लाला लाजपत राय जी के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है ऑर्गेनो फॉस्फेट के बारे में। अब ये क्या मुद्दा है? दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर ना थोड़ी-सी कुछ हमें डेथ्स देखने को मिली हैं एंड ऐसा बताया जा रहा है कि इसका पीछे का जो कारण हो सकता है ना, वो हो सकता है ऑर्गेनो-फॉस्फेट पॉइज़निंग हो। अब ये क्या है? ऑर्गेनो-फॉस्फेट क्या होता है? दोस्तों दरअसल में ना आपके जो भी आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली आपकी जो फसलें हैं, उनको पेस्ट से कंट्रोल करने के लिए और जो भी इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं,
उससे बचाने के लिए यहाँ पर ऑर्गेनोफॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैरेथियन हो गया, मेलाथियन हो गया, ये सारे आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। इनमें आपको सल्फर और फास्फोरस के एटम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इनको हम ओपीईस या फिर फॉस्फेट एस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। अब इनका जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का इस्तेमाल होता है, ये प्लास्टिक के अंदर भी इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट्स हो गया, कि गैसेस के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है। अब ये जो आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं ना, इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कहीं न कहीं इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, एंड ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करते हैं, जिस वजह से एक इंसान की डेथ भी हो जाती है। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी जो रिसेंटली कुछ डेथ्स देखने को मिली, तो ऐसा कुछ लोगों का अनुमान है कि हो सकता है ऑर्गेनोफॉस्फेट का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया होगा, जिस वजह से फसलों के ऊपर जो इस्तेमाल हुआ, उससे कहीं न कहीं जब इंसानों ने उसको खाया, उस वजह से उनकी यहाँ पे डेथ हमें देखने को मिली। तो दिस कैन बी वन ऑफ द पोटेंशियल रीज़न बिहाइंड इट आल्सो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वो है आपका जॉर्जिया सर्टिफाइड मलेरिया फ्री। पहली बात तो आप ना जॉर्जिया की यहाँ पे लोकेशन अंडरस्टैंड करो। दोस्तों, ये आपको यहाँ पे ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा। आप लोगों के साथ कई बार मैंने डिस्कस किया है कि ब्लैक सी को कुछ कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं। एक तो उसमें आपका बुल्गारिया आ गया, है ना? रोमानिया आ गया, आपका रशिया आ गया, टर्की आ गया, यूक्रेन आ गया, एक कंट्री और है। अरे ऑब्वियसली जॉर्जिया, और कौन-सी, ठीक है? तो ये कंट्रीज़ आप जानते होंगे ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। तो ये जो कंट्री है ना जॉर्जिया, अभी रिसेंटली इसको क्या किया गया है, इसको मलेरिया फ्री सर्टिफाई कर दिया गया है। मलेरिया फ्री सर्टिफाई कब होता है? अगर मान लो कोई कंट्री में लगातार 3 साल तक कोई भी केस ना आए मलेरिया का, फिर उसको मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है। सेम यही केस जॉर्जिया के अंदर हुआ, जिस वजह से इसको मलेरिया फ्री यहाँ पे घोषित कर दिया गया। अब मलेरिया के बारे में आप जानते होंगे, टोटल 45 कंट्रीज़ और 1 टेरिटरी ऐसी है, जिन्होंने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग काफ़ी काम किया है, एंड आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, मलेरिया एक क्या है, इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिज़ीज़। क्यों? क्योंकि जो आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ना, वो ट्रांसमिट करता है। ये कॉज़ होता है आपके प्लाज्मोडियम प्रोटोज़ोआ से। दरअसल में है तो वैसे 5 पैरासाइट स्पीशीज़ जो कॉज़ करती हैं, पर प्लाज्मोडियम फैल्किपरम और प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है, वो सबसे ज़्यादा मेजर आपका थ्रेट इसको कॉज़ करते हैं। बाकी आप नोटिस कर पाओगे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया, यहाँ पर आपको बहुत सारे केसेज़ देखने को मिल जाते हैं मलेरिया के, एंड ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये आरबीसीज़ को इन्वेड करने से पहले आपके लिवर सेल के अंदर यहाँ पे प्रोलिफरेट करते हैं। तो ये कुछ बातें हमें मलेरिया के बारे में पता होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, सर इंडिया कैसा काम कर रहा है मलेरिया के रिगार्डिंग? दोस्तों, एक्चुअल में आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, हमने मलेरिया के एलिमिनेशन के लिए अलग-अलग यहाँ पे काम हम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा इंडिया करके एक हमारा इनिशिएटिव है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, है ना? इसके अलावा हमारा नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है, हमारा जो नेशनल फ्रेमवर्क है फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, ये सब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि हम 2027 तक मलेरिया को एलिमिनेट कर पाएँ, ये सरकार की यहाँ पे कोशिश है। एंड हमने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, अगर आप डेटा देखोगे ना 2000 से लेकर 2020 तक का, तो नियरली 83% कमी देखने को मिली है इन मलेरिया मॉर्बिडिटी। ये अपने आप एक बहुत ही अच्छा नंबर है। हालाँकि अभी एलिमिनेशन करने के लिए हमें और भी बहुत काम करना है, पर पिछले 25 साल में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा है मलेरिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो इंडिया इज़ डूइंग गुड। हाँ, हम और बेहतर कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, पर हमने पहले के मुकाबले बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पे किया है। दोस्तों, ये तो चलो एक बात और मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। कल ना एक्चुअली में एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, जब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर ना एक लाइन है, आप इस लाइन को अंडरस्टैंड करना। कल ये आपकी ना उसी में पीडीएफ में एक लाइन थी कि सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सीईसी एंड ईसी विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। पहले ये सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होती थी। देखो, इसको ना थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। एक्चुअल में क्या था, सरकार ने पहले यही कहा था कि ऐसे होगा। बाद में जब बहुत ज्यादा ऑपोजिशन देखने को मिला, इवन इलेक्शन कमिश्नर्स ने ऐसा बोला, तो बाद में सरकार ने इसको चेंज कर दिया। अब क्या बात है? अब यही बात है कि जो भी आपके सीईसीज होंगे, ईसीज होंगे, उनकी सैलरी कंडीशन किसके बराबर होंगी? वो सुप्रीम कोर्ट जज के ही बराबर होंगी। समझ गए हो? पहले ऐसा कह सकते हो कि जो ईसीज का दर्जा था ना, एक तरह से डाउनग्रेड कर दिया गया था, कि पहले सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर थी, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी कर दिया गया। पर जब बहुत लोगों ने अपोज किया, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, चलो ठीक है, वापस इसको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही कर देते हैं। तो अभी जो आंसर होगा, दैट विल बी, इट इज इक्वल टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो प्लीज इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों चल लेते हैं अपने प्रेसिडेंट न्यूज़ की तरफ। एक मैंने आपको होमवर्क दिया था डेरियन गैप के बारे में। दोस्तों, दरअसल में डेरियन गैप ना बड़ा ही न्यूज़ में आ रहा है। पता क्यों आ रहा है? जैसे किसी बच्चे ने यहाँ पे आंसर भी करा हुआ है। डेरियन गैप की जब हम बात करते हैं, पहली बात तो आप ये समझो कि आपका जो पैनामा हो गया और कोलंबिया, इसके बीच में आपको एक बॉर्डर की तरह आपको देखने उस मतलब उसके बॉर्डर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, एक लार्ज वाटरशेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
अब होता पता क्या है, बहुत सारे लोग यूएस में इल्लीगली एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो डेरियन गैप का बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली जो आपका डंकी रूट होता है ना, तो डंकी रूट यूएसए के ऊपर आपका जो डेरियन गैप है, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये आपका इस्थमस ऑफ पनामा जो है ना, वहीं आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है विद द सेंट्रल अमेरिका। तो इलीगल इमिग्रेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, काफ़ी डेंजरस ये बॉर्डर क्रॉसिंग आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे यहाँ पे आपके माउंटेनियस जंगल्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अलग-अलग और भी अलग-अलग इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे डेरियन गैप के बारे में जो आपको जानने चाहिए। बाकी लोकेशन आप देख ही सकते हो, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ पनामा देखने को मिल जाएगा, ये आपका कैरिबियन सी हो जाता है ना? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज का आपका होमवर्क रहेगा कमर लेक के बारे में, इसके बारे में कहाँ पर है, क्यों न्यूज़ में था, ये सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हो। आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा आपका यूएन जनरल असेंबली के बारे में। इसको आप ट्राई करिएगा एंड मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका विद रिगार्ड्स टू आपका बिल जो पेंडिंग होता है वो क्या-क्या कब वो लैप्स करता है, कब नहीं करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था प्रगति के बारे में। देखो प्रगति की जब हम बात करते हैं इट स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अब होता पता क्या है, देखो बहुत सारे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी, पर कितना काम हो चुका है उसके बारे में, कितना हमने प्रॉमिस किया था, वो सब चीज़ों का भी कहीं न कहीं देखना तो ज़रूरी है ना? तो वहाँ पर ना प्रगति प्लेटफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक्चुअल में क्या है ना, प्रगति जो है ना, वहाँ पर आपका एक 3 टियर सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके आपको टॉप के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है आपका जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हो गया। फिर आपकी जो सेकंड टियर मैकेनिज़्म है, वहाँ पर आपको यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज़ आपको देखने को मिल जाएँगे एंड टियर 3 के ऊपर आपको जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं आपके स्टेट्स के, वो देखने को मिल जाते हैं। तो यानी कि ऐसा समझो कि एक तरह की मीटिंग हो रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग को ले रहे हैं। उनके माध्यम से पता लगता रहता है कि कौन से प्रोजेक्ट का कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हुआ है, हम क्या एक्चुअल में प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इससे कहीं न कहीं जो आम जनता की शिकायतें हैं, उनका भी निपटारा हो जाएगा और हमारे जो अलग-अलग स्कीम्स, प्रोग्राम्स हैं, वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसका भी आइडिया यहाँ पे मिल जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे कह रहा है, ये एक सिंगल पर्पस है, केवल और केवल ये आपका एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट को फोकस करता है, नहीं। ये आपका सिंगल पर्पस नहीं है, मल्टीपर्पस आपका फोकस देखने को मिल जाएगा। कोई भी आपका अलग-अलग इनिशिएटिव हो, उसको यहाँ पे कवर कर लिया जाता है एंड उसके माध्यम से सिर्फ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट नहीं, बहुत सारे अलग-अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो गया और भी चीज़ें हो गया, वो सब यहाँ पे देख ली जाती हैं। दूसरा कह रहा है इसके माध्यम से कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, क्योंकि रियल टाइम के ऊपर चीज़ें पता लगती रहती है ना, तो सेकंड यहाँ पे ठीक है, पहला गलत है, इसीलिए आपको जो स्टेटमेंट बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू बायो फोर्टिफिकेशन। दोस्तों बायो फोर्टिफिकेशन आप जानते ही होंगे, यहाँ पर बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, आप अपने फूड क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है उसका बेहतर करने की कोशिश करते हो, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्लांट ब्रीडिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आपका एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो गया, ये होता है आपका बायो फोर्टिफिकेशन के माध्यम से। तो ये जो पहले स्टेटमेंट कह रहा है बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा कह रहा है कि इसमें अगर मान लो विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसीज़ होती हैं, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती है, ये बात भी ठीक है। तीसरा कह रहा है जो बीटी ब्रिंजल है ना, ये बायो फोर्टिफाइड क्रॉप है पहली, नहीं, एक्चुअल में ना जो बीटी ब्रिंजल है ये आपका जीन एडिटिंग से बनी है, तो ये बायो फोर्टिफाइड नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहले 2 ठीक थे, तो आपका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। बाकी दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको ट्राई करिएगा एंड बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक पूछा था रामसर साइट कौन-सी है माउंटेन रिकॉर्ड के अंदर, तो दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे लोकटक लेक तो है, पर चिलिका लेक नहीं है, इसकी जगह पे कौन-सा था? इट वाज़ कोलोदुल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, वो था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। नॉइज़ पॉल्यूशन एक एयर पॉल्यूटेंट की तरह डेफिनिटली कैटेगराइज्ड है अंडर एयर एक्ट, येस दैट इज़ करेक्ट। बाकी लेज़िम फोक डांस की बात करें तो राजस्थान नहीं, ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।